नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज विशेष मेहमान के तौर पर हैं श्री मनोज वर्मा जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भैया। और मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगभग 3 दशक का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और देश के जाने माने एंकर्स में से भी हैं। तो मनोज जी, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश निकाला है कि जो भी कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली खाने पीने की दुकानें हैं, उनके जी। ऊपर उनके जो ओनर्स हैं, उनके जो मालिक हैं, उनके नाम जो है वो प्रदर्शित होने चाहिए। तो उसे लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। और ये विवाद इसलिए खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे जो इस यात्रा पर खाने का की दुकानें चलाने वाले लोग थे, रेस्तरां, ढाबे या दूसरी और खाने पीने की चीजें, उनके नाम तो हिंदू थे, लेकिन वो वास्तव में उसके जो ओनर्स हैं वो मुस्लिम्स थे। तो अब जब वो डिस्प्ले होगा तो जो कांवड़ यात्रा के दौरान एक कम से कम चॉइस रहेगी, जो भी लोग कांवड़ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, कि वह किस स्थान से खाना चाहते हैं, किस स्थान से नहीं खाना चाहते हैं। क्योंकि इस यात्रा के दौरान ये बड़ी पवित्र यात्रा है और एक जी। शुचिता का बड़ा महत्व रहता है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि 22 जुलाई से ये कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। हर साल श्रावण के मास में, जिसे सावन का महीना हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उस दौरान ये यात्रा होती है। देश भर से जो शिव भक्त हैं, वे कांवड़ लेकर, यानी कि जल लेकर और पैदल चलते हुए अधिकतर सैकड़ों मील तय करते हैं। और उसके बाद हरिद्वार जाकर एक उस जल से जो है वो एक जलाभिषेक होता है। शिव जी के भक्त हैं ये सारे लोग। और श्रावण मास का और इस कांवड़ यात्रा का खासकर बड़ा महत्व है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। और इसे लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये एक जो है आदेश पहले 19 जुलाई को, जहां तक मेरी जानकारी है, वो पहले मुजफ्फरनगर के इलाके के लिए हुआ था, बाद में पूरे यूपी के लिए इसको आदेश को जारी किया गया। और जी। अब जो जानकारी आई है पिछले 1-2 दिन में, कि उत्तराखंड की सरकार जो है उसने भी कुछ इसी प्रकार का कदम उठाया है। और क्योंकि हरिद्वार, जहां पर ये सारे लोग जाएंगे, वो उत्तराखंड में आता है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी उज्जैन की जो म्यूनिसिपैलिटी है, उसने भी ये कहा है कि श्रावण मास के दौरान सब लोग, जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं, वो अपने जो भी उसके रियल मालिक हैं, असली मालिक हैं, उनका नाम डिस्प्ले करें। इसे लेकर विपक्ष जो है वो काफी जो है आलोचना कर रहा है। आज ये भी जानकारी मिली है कि यानी 21 जुलाई को, कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ एक पिटीशन मूव की गई है, इस यूपी सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को चुनौती देने के लिए, जिसकी सुनवाई कल यानी कि सोमवार को 22 जुलाई को होगी। तो मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस विवाद को जो है वो एक्सप्लेन करें। ये क्या विपक्ष को क्या दिक्कत है इससे, और क्यों इसके ऊपर विपक्ष इतनी ज्यादा राजनीति कर रहा अरुण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर ये चर्चा रखी और एक संवाद का प्रयास शुरू किया ताकि लोगों को सच पता लगे। क्योंकि अपने देश में हो क्या रहा है कि हर चीज पे राजनीति करना, विवाद करना एक फैशन सा बनता जा रहा है। और एक ऐसे मुद्दे पर यह विवाद किया जा रहा है जो नियम पूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं किया है। सामाजिक स्तर पर एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो पवित्र कांवड़ यात्रा होती है, उसका धार्मिक सम्मान बनाए रखने के लिए इस प्रकार का ये कदम उठाया है। क्योंकि लंबे समय से जो इस यात्रा में श्रद्धालुगण जाते हैं, हरिद्वार या दूसरे स्थानों पर जाते हैं गंगा जल लेने, उनकी तरफ से भी मांग की जा रही थी कि इस प्रकार का कुछ वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जाती रही है पूर्व के वर्षों में भी, और इसको लेकर कानून व्यवस्था भी बिगड़ती रही है। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से दुकानों पर बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है कि कौन इसका ओनर है, कौन कर्मचारी है, क्या बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं, ये कोई नया नहीं है। ये करीब 60 साल पुराना नियम है उत्तर प्रदेश में। और मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत हर दुकानदार को, वो चाहे ढाबा चलाता है, होटल चलाता है, उसे ये लिखना होता है
कि इसका ओनर कौन है, इसमें कर्मचारी कौन लोग काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब किसी नर्सिंग होम में जाते हैं, वहां डॉक्टरों के नाम लिखे होते हैं, उनकी डिग्री लिखी होती है कि एमबीबीएस हैं या किस तरह के डॉक्टर हैं वो। इसी प्रकार आप देखते होंगे, अगर आरएमपी डॉक्टर है तो वो आरएमपी लिखता है, वकील हैं वो सीनियर वकील लिखते हैं या एडवोकेट लिखते हैं। हर किसी के लिए ये नियम बना हुआ है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब ये नियम बना हुआ है तो क्यों विवाद किया जा रहा है, कौन राजनीति इस पे कर रहा है, किस लिए कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि नहीं अपना नाम मत बनाओ। क्यों हम झूठ बोलकर अपना धंधा करना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्यों हम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। भाई एक धार्मिक यात्रा है, और मैं कह रहा हूं ये धार्मिक मसला नहीं है, ये शुचिता का मसला है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप खुल के करिए ना। आप झूठ बोल के धंधा करना क्यों चाहते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो गर्व से लिखिए आप मुस्लिम हैं, उसमें छुपाना क्यों। आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए सही बिना वजह का खड़ा किया गया है इस पे। जी जी अरुण जी। जी जी। आपका थोड़ा सा मुझे वो बीच बीच में फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है मनोज जी। तो आप एक बार थोड़ा उसका भी देख लें, मुझे लग रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन दो की वजह से ना हो। तो बहरहाल हम आगे जो है इस पे चर्चा अपनी जारी रखते हैं। तो मनोज जी, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले की जो बात की गई है कि सारे के सारे लोगों के नामों का डिस्प्ले होगा, ये तो सबके नामों के डिस्प्ले की बात की गई है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के तो डिस्प्ले की बात की नहीं गई है। तो जी तो ये जो है, जब एक व्यक्ति के नाम के डिस्प्ले की बात नहीं की गई है, तो इसमें फिर क्यों दिक्कत होनी चाहिए? क्योंकि जो हिंदू है वो भी अपना नाम लिखेगा, जो क्या कहते हैं मुस्लिम है वो भी लिखेगा, जो क्रिश्चियन है वो भी लिखेगा, जो सिख है वो भी लिखेगा। तो ये क्यों इसको ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये तो एक तरीके से एक एंटी मुस्लिम मूव है? क्या ये एक लार्जर डिजाइन का हिस्सा है कि सरकार के हर काम को जो है वो अ, धर्म के साथ जो है जोड़कर, धर्म भी नहीं कहूंगा, पंथ या किसी पूजा पद्धति के साथ जोड़कर देखा जाए? और क्या विपक्ष को, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? हालांकि हमने संसद में देखा था पिछले सत्र में कि एक कुछ इस प्रकार का बयान भी आया था कि हिंदू जो है वो हिंसक हैं। तो विपक्ष की ओर से, जिस पर जी काफी विवाद भी हुआ था, प्रधानमंत्री ने खुद भी इसका संज्ञान लिया था। तो ये आपको ओवरऑल जो है इसको एंटी मुस्लिम या इसको सिर्फ मुस्लिम समुदाय के साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? ये क्यों क्यों किया जा रहा है? अरुण जी, इसलिए मैंने कहा कि मुस्लिम समाज को क्यों आपत्ति है अगर उनके किसी नेता को यह आपत्ति हो रही है। क्योंकि ये नियम सबके लिए है, सभी धर्मों के लिए है, एक व्यवस्था है। हमें ये आम जनता को ये पता तो रहे कि जो व्यक्ति अपना ढाबा चला रहा है या दुकान चला रहा है या रेस्टोरेंट चला रहा है, वो कौन व्यक्ति है, उसके यहाँ कौन लोग काम करते हैं, वो क्या बेचता है, क्या बनाता है। ये ईमानदारी के साथ ग्राहक को पूछने का, जानने का अधिकार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब एक ये इस तरह का नियम बना है, इस तरह की व्यवस्था हर राज्य में है, हर राज्य में इसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। अगर उसका पालन लोग नहीं कर रहे थे तो ये लोगों की गलती है। अगर शासन उसका पालन कहीं किसी राज्य में नहीं करवा रहा है तो उनकी गलती है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद वाली बात थी। ये तो होना ही चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति होटल चला रहा है, ढाबा चला रहा है, तो उसे लिखने में आपत्ति किस बात की है। मेरा मानना यह है कि धोखा दे के किसी प्रकार का धंधा करना कानूनी रूप से गलत है। आपका नाम कुछ है, आप कुछ और लिखते हैं। मैं तो आपको अरुण जी ये भी बताऊं कि खास तौर से उत्तर प्रदेश में कई जगह ढाबों पर शिव जी की तस्वीर बनी होती है, पता लगता है उसका ओनर मुस्लिम है, और बाद में जब लोगों को पता लगता है कि इसका ओनर मुस्लिम है, तब विवाद होता है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि झूठ बोलकर यह धंधा क्यों किया जा रहा है, या झूठ बोलकर क्यों विवाद पैदा किया जाता है। इसलिए मेरी नजर में यह मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, एक व्यवस्था का
मसला है ये कि लोगों को ये जानने का हक है ईमानदारी के साथ, ये कानूनी राइट है मेरा, ये अधिकार है मेरा कि मैं जानूं कि जहां मैं खाना खा रहा हूं उसे बनाने वाला कौन है, उसे बेचने वाला कौन है। क्योंकि इस देश में देखिए तमाम तरह के पंथ हैं, मैं किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता, लेकिन कोई अगर थूक जिहाद चला रहा है, उसे थूक जिहाद चलाने में मजा आ रहा है तो थूक जिहाद चलाए, लेकिन अगर मुझे उस पर आपत्ति है तो यह मेरा अधिकार है कि मैं उसके उस थूक जिहाद का विरोध करूं या उससे मैं दूर रहूं, यह मेरा अधिकार है। तो इसलिए अगर आस्थाओं की बात है तो आस्थाओं का सम्मान सबको करना पड़ेगा। आस्था का मतलब ये नहीं है कि कोई एक मजहब को चलाने वाले मानने वाले लोग जैसा चाहें वैसा करें, उनको लिए किसी प्रकार का कोई कानून नहीं होगा। कानून हिंदू के लिए भी है तो कानून मुसलमान के लिए भी होगा, कानून ईसाई के लिए भी होगा, कानून सिख के लिए भी होगा। शासन कानून से चलता है, किसी मजहब की मर्जी से या दादागिरी से नहीं चलता है। तो आप संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, आपको क्या लगता है आज ऑल पार्टी मीटिंग जो कि संसद सत्र से पहले होती है, संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, 23 जुलाई को बजट रखा जाएगा, और आज ऑल पार्टी मीटिंग में भी इस विषय के अंदर जो है वो विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये विपक्ष जो है क्या ये बार बार ये मुद्दा जो है, इस तरीके के मुद्दे जो है वो क्यों उठा रहा है जो है, और इस मुद्दे को खासकर विशेष रूप से उठाने के पीछे विपक्ष की क्या राजनीतिक मंशा आपको लगती है, बतौर विश्लेषक आपको, कि उनकी राजनीतिक सोच क्या है, या वो क्या राजनीतिक जो है उनको लगता है कि लाभ इससे होगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष का जहां तक मंशा है, खास तौर से कांग्रेस पार्टी की, वो एक प्रकार से फिर से विभाजनकारी राजनीति खेल रही है। जिस प्रकार से मुस्लिम और हिंदू के नाम पर राजनीति हमने पिछले सत्र में देखी, उससे एक गलत संदेश संसद से गया, एक विवाद खड़ा हुआ। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उस पर सवाल खड़ा किया कि किस तरह की भाषा का उपयोग कांग्रेस के विपक्ष के नेता ने किया है। मैं मानता हूं कि इस देश में आम आदमी के जो मुद्दे हैं उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कभी मुसलमानों के नाम पर या कभी किसी और मजहब के नाम पर राजनीति की जा रही है। जाहिर तौर पर यह वोट बैंक की राजनीति है और इस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा देश का नुकसान किया है। और संसद में मुझे ऐसा लगता है कि बजट पेश होगा, इस दृष्टि से ये संसद का मानसून सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर ऑल पार्टी मीटिंग में केवल इस विवाद को लेकर खड़ा किया जाएगा कि साहब आप किसी से उसका नाम पता क्यों पूछ रहे हैं, होटल वाले से या ढाबे वाले से, तो मुझे लगता है बहुत सतही विषय है ये विषय इतना बड़ा नहीं है जिसको तूल दिया जा रहा है, क्योंकि ये ग्राहक का, ये एक जो श्रद्धालु है, जो धार्मिक आस्था रखता है, उसको जानने का हक है। ये लीगल राइट है मेरा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इसको कांग्रेस पार्टी या दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता इसको विवाद का रंग दे रहे हैं। जाहिर तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो तेवर कांग्रेस पार्टी के इस समय हैं, वो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सदन में या दूसरे दल उनके इंडी गठबंधन के हैं, वो इस मुद्दे को उठाएंगे संसद में। तो मुझे लगता है ये राज्य का विषय भी वैसे है, जैसा मैंने कहा हर राज्य में इस तरह का कानून है कि जो भी उनके यहाँ शॉप या इंडस्ट्री एक्ट होगा उसके तहत इस प्रकार का जानने का हक हर किसी को है। लेकिन भाजपा के भी कुछ जो सहयोगी दल हैं, जैसे जनता दल यू है, और इसी तरीके से जो आरएलडी है, राष्ट्रीय लोक दल है, उसकी तरफ से भी थोड़ी सी इस प्रकार की बात आई है कि शायद उनको भी थोड़ा सा इसको लेके डिस्कम्फर्ट लेवल है। तो ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि ये एक मुस्लिम वोट बैंक को जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेस्टर्न यूपी में आरएलडी का जो है वहां पर भी जो है उनको एक मुस्लिम्स के वोट की जरूरत रहती है। जनता दल यूनाइटेड जो है बिहार में जो है सत्ता में है, और उसको भी जो है वहां पर एक बड़ा चंक है मुस्लिम्स का। मैं एक लार्जर प्रश्न आपसे इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहता हूँ, ये जेडीयू आरएलडी ने भी जैसे कहा और बाकी विपक्ष भी कह रहा है, 2004 से लेकर 2014 से लेकर और 2024 तक ये माना गया था कि इससे पहले जो एक एम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर के पास भारत की राजनीति में एक तरीके से वीटो पावर होती थी,
वो नरेंद्र मोदी की जो के नेतृत्व में भाजपा ने और मोदी सरकार ने उस एम फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर दिया कि बिना मुस्लिम अपीजमेंट किए, बिना मुस्लिमों का तुष्टीकरण किए भी कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता में आ सकती है। जो मैंने वीटो वाली बात कही, मैं दर्शकों को बता दूं, इसका मतलब ये है कि 2014 से पहले एक ये इंप्रेशन था कि अगर मुस्लिम समाज किसी के साथ नहीं है या मुस्लिम समाज किसी के खिलाफ है तो वो व्यक्ति पार्टी वो पार्टी कभी भी सत्ता में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकती हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन मोदी फैक्टर जो है उसने जो है इस उस एम फैक्टर ने इस एम फैक्टर को, यानी मोदी फैक्टर ने मुस्लिम फैक्टर को जो है वो वीटो कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। और उसके बाद यूपी में हमने और ज्यादा ये देखा कि 2017-2022 दोनों में भाजपा की जो सरकार है वो अच्छे बहुत प्रबल बहुमत के साथ जो है वो चुनकर आई। तो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या है मुसलमान में। लेकिन जो अब 2024 में 4 जून को जो परिणाम आए, तो उसके बाद एक ये इंप्रेशन बना है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उसने एक बड़ी भूमिका निभाई भाजपा को बहुमत से आने में रोकने के लिए। उन्होंने टैक्टिकल वोटिंग की और हर जगह पे इस तरीके से वोटिंग की जहां पर कि जिससे कि बीजेपी को हराया जा सके। और इस बार उनकी टैक्टिकल वोटिंग कुछ हद तक कामयाब रही, पूरी तो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि भाजपा ने फिर सरकार बनाई तीसरी टर्म में 240 सीटें लेकर। तो ये जो ओवरऑल प्ले हो रहा है जो है ये कांवड़ यात्रा वाला जो है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपना हिंदू वोट एक बार फिर से कंसोलिडेट कर रही है? उस पर तो हम बाद में चर्चा करें, लेकिन ये जो एम फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर जो है भारत की राजनीति में, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज दोबारा से जो है भाजपा को छोड़कर ज्यादातर जो है और खासकर विपक्ष की पार्टियां, उनको ये बात लग रही है कि हाँ ये एम फैक्टर दोबारा प्ले में आ रहा है और हम इस एम फैक्टर मुस्लिम फैक्टर के माध्यम से जी बीजेपी को मात दे नहीं, सकते हैं? जी। अरुण जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। जी जी आजादी के आपका फ्रेम थोड़ा बाद से फ्रीज ही कर गया है। जी। मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मनोज जी से मुझे लगता है कि मनोज जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। आप एक बार दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। तो मनोज जी हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं और थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की समस्या कभी कभी हो जाती है। हाँ मनोज जी, जी बताइए। अरुण जी आपने सही मुद्दा उठाया ये बिल्कुल, क्योंकि देश की जो राजनीति रही है वो लंबे समय मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही है। ये कहने में कतई संकोच नहीं है मुझे कि आजादी के कुछ समय के बाद से तमाम ऐसे दल जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति का दावा करते थे उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति देश में की। और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि अगर हम देखें तो मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति हुई उसी का ही परिणाम है कि आज देश में ध्रुवीकरण की राजनीति हमें देखने को मिल रही है। इसके लिए सीधे तौर पे वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने 80-90 के दशक में जमकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो उभर के आया है 14 में भारत की राजनीति में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और जो 14 और 19 का चुनाव जीतने के बाद एक सीधा सीधा संदेश ये गया देश में राजनीति का कि भाई मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर इस देश में राजनीति नहीं चलेगी। मैं तो इस बात का मत रखता हूं कि किसी भी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से 80 और 90 के दशक में और उसके बाद मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर राजनीति की गई, उसका ही परिणाम था कि 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। इसके लिए कोई जिम्मेदार है दल जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कभी कोई संदेश नहीं दिया। मेरा स्पष्ट मानना इस मामले में यह है। दूसरी बात, जहां तक हाल के चुनाव की बात है, देखिए बहुत सी चीजें होती हैं जो सोशल इंजीनियरिंग पर डिपेंड करती हैं।
कई जगह बीजेपी से भी गलती हुई, टिकट बंटवारे में गलती हुई। उसको अगर कांग्रेस पार्टी या कुछ मुस्लिम नेता ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम लामबंद हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, तो देखिए यही संदेश था जिसने भारत की राजनीति को 2014 में बदलने का काम करा। अगर मुस्लिम लीडरशिप और कांग्रेस के नेता ये सोचते हैं कि वो मुसलमानों को साथ लेकर देश की राजनीति को बदलने का काम करेंगे और एक एजेंडा चलाएंगे कि मुसलमान इस नाम पर एकजुट हों कि बीजेपी को हराना है, तो ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई मुस्लिम राजनीति करेगा तो वो हिंदू राजनीति को भी रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये सबके लिए जरूरी है कि कम से जो संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था है वह ना बनाए। जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ दल कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और कुछ मुस्लिम नेता बिना वजह का एक विवाद क्रिएट कर रहे हैं जिसका कोई मतलब किसी धर्म में या मजहब से नहीं है। ये सीधे सीधे ग्राहक का राइट है। जी। और एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज की तरफ से भी इसका काउंटर होना चाहिए था, लेकिन हम हर बार ये देखते हैं कि मुस्लिम समाज की ये अपेक्षा तो रहती है कि सबका साथ सबका विकास हो और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। होना भी नहीं चाहिए किसी प्रकार का भेदभाव। भारत के संविधान के अनुरूप ये सरकार काम भी कर रही है। और बल्कि बीजेपी का जो एक बहुत ही, जिसको आप बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं कि असर्टिव, जो एग्रेसिव हिंदुत्व वाला जी। जो सेक्शन है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, उनको तो ये शिकायत भी है कि आपने इतना सारा काम, इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स में मुस्लिम्स के लिए किया, बट आपको जो है कहीं भी उन्होंने फिर भी वोट नहीं किया उसके बावजूद, और उन्होंने सिर्फ एक तरीके से जो है वो दूसरी कंसिडरेशंस पर वोट किया और आपके खिलाफ जो है वो गोलबंद होकर प्रैक्टिकल वोटिंग की। मुस्लिम समाज के अंदर आपको क्या लगता है कि एक प्रोग्रेसिव लीडरशिप का क्राइसिस है, और क्या मुस्लिम समाज को भी इस मामले के अंदर कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है? क्योंकि ये चीज ऐसी थी जिसपे कि अगर मुस्लिम समाज आगे बढ़कर खुद इस बात का स्वागत करता, तो आज जिस प्रकार से एक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है उसका वो ध्रुवीकरण नहीं होता, और ध्रुवीकरण से अंततः पूरे समाज को नुकसान होता है। तो मुस्लिम समाज की जो मुस्लिम नेतृत्व है जो है, उसकी जो भूमिका है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये देखिए बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है। ये मुस्लिम समाज के भीतर दरअसल ऐसे नेतृत्व का एक अभाव है जो सामाजिक मुद्दे पर हर बात को देखिए मजहबी कट्टरता से देखना या उसे हर चीज को मजहब से देखना सही नहीं होता है। धार्मिक दृष्टि से हर मसले को देखना सही नहीं होता, ना संवैधानिक दृष्टि से, ना सामाजिक सौहार्द की दृष्टि से। आप समाज में रहते हैं, आपको सबके साथ रहना होता है और भारत का संविधान सबके साथ न्याय भी करता है और सबके साथ भाईचारे का संदेश भी देता है। इसीलिए मैं कहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार एक बात कही, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास। उन्होंने हमेशा यही संदेश दिया। अब सरकार की कितनी योजनाएं हैं, आवास सरकार देती है तो वो मुसलमान को भी आवास मिलता है, हिंदू को भी मिलता है। सरकारी स्तर पे तो कोई भेदभाव नहीं है कि भाई इनको मिलेगा इनको नहीं मिलेगा। ऐसे कितने मुसलमानों को मैं जानता हूं जिनको राशन के तहत तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की, उसका लाभ मुसलमानों को भी मिल रहा है। तो सरकार ने तो कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कि भाई मुसलमानों के साथ किसी आधार पर भेदभाव किया गया हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि वोट बैंक की राजनीति दरअसल मुसलमानों को भड़काने का काम करती है। जो राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम वोट की सियासत करते हैं वो मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा है, इतनी सी बात है कि भाई आप मालिक हैं अगर शॉप के, अपनी दुकान के, ढाबे के, तो अपना नाम लिखिए। आप क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, कौन बनाता है, इसका उल्लेख कीजिए। और ये नियम सबके लिए है, किसी एक मजहब के लिए तो है नहीं। इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि जो ये राजनीतिक दल हैं इन्होंने इसे मुस्लिम हिंदू का विवाद क्यों बना दिया, किस लिए बना दिया। तो हो सकता है कि कुछ दलों को ये लग रहा हो कि भाई अभी हमारी 99 सीटें आई हैं, अगर हम और जोर से किसी मजहब की बात करेंगे, किसी अधिकार की बात करेंगे किसी को लेकर, तो शायद हो सकता है अगली बार और सीटें आ जाए। लेकिन इससे समाज का, देश का नुकसान होता है। और इसी मुस्लिम बात की राजनीति के चलते देश का विभाजन हुआ
ये ऐतिहासिक सत्य है। इसलिए सभी दलों को संवैधानिक और कानून और न्याय संगत जो चीजें हैं उसका सम्मान करना चाहिए समाज के हित में। राजनीति करने के लिए और दूसरे विषय भी बहुत हैं। तो आज हम जी अरुण जी। जी जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की कि राजनीति करने के लिए और बहुत सारे विषय हैं, तो उसकी तरफ अगर हमारे राजनीतिक दल ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और खासकर जो विपक्ष है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। वैसे ये विषय पे अभी लगता है कि कुछ समय तक जो है और विवाद जारी रहेगा। कल सुप्रीम कोर्ट जी के अंदर भी अभी इसके अभी मुझे ऐसा लगता है कि संसद भी गरमाएगी और देश की राजनीति भी गरमाएगी, लेकिन देश की जनता को राजनीति को समझना होगा और इसके सत्य जो इसके पीछे है उसे जानना होगा। तो हम इस पर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उसको अपने विशेषज्ञों के साथ इंटरप्रेट करने की कोशिश करते रहेंगे। और जो हमें लगता है कि जो भी तथ्यात्मक विश्लेषण है वो करने का प्रयास करते रहेंगे। और आप सबका जो है वो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, या इस विषय पर जो अपडेट है उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।